पश्चिम बंगाल में लगातार ये देखिए जो कालीघाट में विरोध हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं टीएमसी समर्थकों ने यहाँ पर नारेबाजी भी की है, जय बांग्ला के नारे लगाए हैं। वोटिंग का दूसरा दौर है, हंगामा भी लगातार जारी है। यहाँ पर बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं, लेकिन बंगाल में ये कोई तस्वीर नई नहीं है। इसके पहले जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, कमोबेश इसी तरह की जो स्थितियां हैं देखने को मिलती हैं, बवाल की स्थितियां। लेकिन इस बार पुलिस की भारी जो तैनाती है वो भी नजर आई। टीएमसी समर्थकों ने यहां पर शुभेंदु अधिकारी का घेराव किया है, उनके खिलाफ नारेबाजी की है। शुभेंदु के सामने जय बांग्ला के नारे लगाए गए। सीआरपीएफ को यहां पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बुलाया गया जब उनका घेराव यहां पर किया गया। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस बल है उसकी तरफ से भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और शांति बहाली की अपील लगातार ही की जा रही है। शांति के साथ लोग घरों से निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये चुनाव आयोग की तरफ से लगातार अपील। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, जहां पर वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचते हैं तो नारेबाजी भी यहां पर कई स्थानों पर की जा रही है। दूसरे और अंतिम चरण आज सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी। तुरंत सीआरपीएफ भेजने की मांग यहां पर शुभेंदु अधिकारी करते हुए दिख रहे हैं, सुनाई दे सकते हैं आपको। और यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अंकित, क्या स्थिति अभी, तस्वीरें बताएं। जी फिलहाल अभी शुभेंदु अधिकारी जो बूथ पर जा रहे हैं, देखिए सामने जो है अभी उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो एक एक बूथ पर जो शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं। अभी जब मैंने उनसे बातचीत भी की है तो उन्होंने यही कहा कि ये जो फर्जी मतदान करवाने की कोशिश हो रही थी और इसी वजह से मैंने जब आपत्ति की तो वहां पर जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। और ये वो लोग थे जो कि जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि मुसलमान थे, वो जो घुसपैठिए थे। और इस वजह से जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। अब क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहां से निकल रहे हैं, चलिए उनके साथ में लगातार चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके की तस्वीर बनी हुई है। राजेश, तो शुभेंदु अधिकारी लगातार ये इसी बात का जो दावा कर रहे हैं कि वो जो प्रदर्शन हुआ था वो लोग कर रहे थे जो है बांग्लादेशी। अंकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्या कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। बूथ नंबर 217 में तुरंत सीआरपीएफ भेजिए, मेरा ऊपर हमला कर रहा है। हाँ, जय हिंद भवन, मैं यहाँ हूँ, आप भेजिए। दादा, क्या आपके ऊपर हमला किया गया है दादा? तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, बूथ नंबर 217 माफ कीजिएगा, उस पर फटाफट से आप सीआरपीएफ को भेजिए, मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। और बवाल की तस्वीरें सामने आती है, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। शुभेंदु अधिकारी का जब घेराव यहां पर किया गया तो उसके बाद उन्होंने खुद फोन किया और सीआरपीएफ को तुरंत यहां पर भेजने के लिए कहा गया है। एड्रेस बताते हुए भी वो दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये लोग ममता बनर्जी के गुंडे हैं और ये सब कुछ ममता बनर्जी, उनकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़े और गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये ममता के गुंडे हैं और जल्द ही ममता सरकार का बंगाल में सफाया होगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में ही ये जो वोटिंग है वो हो रही है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में अच्छा परसेंटेज सामने आया, जिसके बाद से बीजेपी को एक उम्मीद है, परिवर्तन की उम्मीदों को लगातार बीजेपी बयां करती नजर आई। दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और अभी तक के परसेंटेज की बात करें, एक सकारात्मक परसेंटेज कई स्थानों से निकलकर सामने आया है और इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार का सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी के जो समर्थक हैं वो बौखलाए हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी का यहां पर घेराव कर दिया, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। और जब घेराव हुआ तो उन्होंने खुद ये फोन करके कहा कि सीआरपीएफ को यहां पर तुरंत भेजिए। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं यहां पर ये जो स्थितियां हैं पहले भी बनती हुई नजर आई है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि वही कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और अब तो शुभेंदु अधिकारी खुद फोन करके सीआरपीएफ को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता के गुंडे हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, देखो हर बार ऐसा क्यों? देखिए जी, आज सुबह से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर के बूथ से बूथ घूम रहे हैं। ममता बनर्जी भी सुबह से निकली हुई थी, पर जब ये
ये जय हिंद भवन जहाँ है वहाँ जब पहुँचे थे तो वहाँ टीएमसी का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी वोटर्स को प्रभावित कर रहे थे और वहाँ से टीएमसी के समर्थकों ने जय बांग्ला का स्लोगन लगाया, उल्टा स्लोगन इन्होंने जय श्री राम का लगाया और उन्होंने सीआरपीएफ को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ सीआरपीएफ भेजिए, 117 नंबर बूथ में बाहर के लोग आके वोट दे रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी का आरोप था। उसके बाद वहाँ सीआरपीएफ पहुँची, पर सीआरपीएफ पहुँचने से पहले वहाँ के जो काउंसिलर हैं काजोरी बनर्जी वो पहुंच गई। काजोरी बनर्जी कौन है? ये ममता बनर्जी के जो छोटे भाई हैं कार्तिक बनर्जी, उनकी पत्नी हैं और वहां से काउंसिलर हैं, वो पहुंच गई। उनके साथ और समर्थक आ गए और एक तरफ से वो जय बांग्ला का स्लोगन लगा रहे थे, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी थे जिनके मुंह में जय श्री राम था और ये भी वो आरोप लगा रहे थे कि ये बाहर के लोग हैं जो वोट देने आए हैं और इनको यहाँ से हटाया जाए। सीआरपीएफ उन्होंने बुलाया। सीआरपीएफ आने के बाद अभी दोनों पक्ष को अलग अलग कर दिया गया है। ये ठीक कालीघाट और हरीश चैटर्जी स्ट्रीट का जो मोड़ है उस जगह की घटना है जहाँ पे ये दोनों पक्ष भिड़ गए थे, सामना सामनी आ गए थे। हालांकि फोर्स आने के बाद अभी दोनों को अलग कर दिया गया है। काजोरी बंदोपाध्याय का रिएक्शन आया है, वो कह रही है कि जी आपको माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगी बीच में, लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है शुभेंदु अधिकारी ने, वो एक बार सुन लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। दादा, ममता दीदी की भाभी कह रही है कि आप जो वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप। वो लोग तो क्या बाहर का बांग्लादेशी मुसलमान को लेकर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो मतलब वो लोग जो है भगा दिया, घर में घुसा दिया। नहीं, वो लोग कह रहे हैं मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, लड़ने वाला आदमी हूँ। किसका वोट दिलवा रहे थे? किसका वोट दिलवा रहे थे? अरे यहाँ कैओस करने का कोशिश किया। आप लोग टीवी में दिखाएगा, शुभेंदु अधिकारी का सामने विक्षोभ हुआ। ये सब मुसलमान है, जय बांग्ला जय श्री राम के खिलाफ बोल रहा था। मैं अच्छा करके 15 मिनट सुना जो गाली दिया, उसका बाद जो जवाब देना चाहिए था जवाब देकर उसको घास में नाला में घुसा दिया। लेकिन वोटर तो वो भी है ना, घर में घुसा दिया। वोटर तो वो भी है। जय श्री राम। तौर पर शुभेंदु अधिकारी जिनका ये कहना है कि वो लोग जो है, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी का जो दावा है कि वो लोग जो है हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे थे, हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे थे, तो मैंने जो है उनको सबक सिखा दिया, घर में घुसा दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शुभेंदु अधिकारी। देखिए एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के घेराव के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला और शुभेंदु के आरोपों को टीएमसी पर, यहां पर जो आरोप लगाए गए हैं शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, टीएमसी उनको गलत बता रही है। ममता की भाभी काजोरी ने आरोपी को गलत बताया। शुभेंदु पर हमला नहीं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। काजोरी की तरफ से कहा गया शुभेंदु पर कोई आक्रमण नहीं हुआ है, ये उन्होंने दावा किया है काजोरी ने। और शुभेंदु ने वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश की और जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं घेराव किया गया, लेकिन कोई हमला नहीं किया गया। শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছিল, উনি এসে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। উনি এসে ভোটারদের ভোট ঠিক জায়গায় দেবেন, বুঝে দেবেন, এই সব ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে বলার উনি কে? উনি এসেছেন, উনি এসে মিথ্যে কথা বলছেন, ওনাকে নাকি আক্রমণ করা হয়েছে। উনি দেখান একটা ভোটে, উনি শান্তিপূর্ণ ভোট আমাদের সব ভোটারদের এরভাবে প্রভাবিত করছেন। तो ये आपने सुना कि कैसे यहां पर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर इस बीच नजर आ रही हैं और काजोरी ने कहा है कि शुभेंदु ने वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश की है और इसी वजह से कहीं ना कहीं घेराव हुआ। लेकिन यहां पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी के समर्थकों ने कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का घेराव किया और हमला कर दिया, वो झूठ बोल रहे हैं। ये गलत आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब देखिए कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के घेराव के बाद जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। ममता की भाभी काजोरी ने आरोपों को गलत बताया है, शुभेंदु पर हमला नहीं, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। काजोरी की तरफ से कहा गया है शुभेंदु पर कोई आक्रमण नहीं हुआ है, यह भी उन्होंने कहा। शुभेंदु ने वोटिंग प्रभावित करने की कोशिश की और बड़ा ही जो एग्रेसिव चुनाव है वो इस बीच देखिए देखने को मिल रहा है। किसका गोल होगा ये तो नहीं पता, 4 मई को स्थितियां साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल मैदान में जंग लगातार जारी है। खेला जरूर चल रहा है अभी, लेकिन किसके पक्ष में यह गोल होगा ये फिलहाल नहीं मालूम। 4 मई को स्थितियां साफ होगी, लेकिन एग्रेसिव चुनाव पश्चिम बंगाल में हर बार देखने को मिलता है और इस बार भी। राकेश शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे है कि मुद्दों की हम सुबह से बात कर रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी जातियों को लेकर यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं वो उनको अपने पक्ष में करने के लिए लुभावने वादे जरूर करती हैं, लेकिन यहां पर जब स्थितियां इस मोड़ पर आ जाती हैं, एग्रेसिव आपने देखा शुभेंदु अधिकारी को, और उसके बाद टीएमसी के समर्थक भी उतने ही एग्रेसिव नजर आते हैं, हर बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं।
नहीं, देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो सामान्य बात है, लेकिन इस बार चुनाव जो 2026 का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें सबसे असामान्य बात ये है कि पहली बार कैंडिडेटों को घेरा जा रहा है। प्रत्याशियों की घेराबंदी करना, उनकी गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ करना, उन पे हमला की कोशिश करना, ये बंगाल के चुनाव में इस बार बिल्कुल असमान स्थितियाँ दिखाई दे रही। हालांकि कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद होना एक सामान्य सा हर राज्य के चुनाव में होता है, बंगाल में भी इसके पहले हुआ है और होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और जो आपका सुरक्षा बल है वो उसको रोकता है। लेकिन पहली बार बंगाल के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि पार्टी के प्रत्याशी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। ये एक अप्रत्याशित घटना दिखाई दे रही है बंगाल में। इसका क्या और क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस बीच देखिए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार सुन लेते हैं। बूथ नंबर 217 में तुरंत सीआरपीएफ भेजिए, मेरा ऊपर हमला कर रहा है। हाँ, जय हिंद भवन, मैं यहाँ हूँ, आप भेजिए। दादा क्या आपके ऊपर हमला किया गया है दादा? और जयंत भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जयंत भट्टाचार्य जी, एज अ बंगाल एक्सपर्ट, आपने बहुत करीब से देखा है बंगाल को, और जैसा कि राकेश शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि इस बार ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि प्रत्याशियों की गाड़ियों को घेरा जा रहा है, वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों ऐसी स्थितियां से? देखिए, इस बार तनाव तो है, तनाव तो का माहौल रहता ही है हर एक चुनाव में, लेकिन इस बार जो तनाव है वो हमारे को अभी जो देख रहे हैं हम कि जिस तरह की वहाँ वायलेंस हुआ करती थी, जिस तरह के वहाँ पर खून बहता था, वो चीज़ इस बार नहीं हुआ है। लेकिन ये तनाव सिर्फ पूरे बंगाली उससे ज़्यादा इस सीट में है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी लड़ाई जो है यहाँ पर हो रहा है ममता बनर्जी और उसके सामने शुभेंदु। और इसको अगर मैं कहूँ तो 21 में चूंकि शुभेंदु को चैलेंज करने गई थी नंदीग्राम में ममता बनर्जी, तभी उसी का जो है रिएक्शन है कि आज हम लोग ये यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं। अब रही बात इस तनाव की, तनाव इसलिए भी है कि इसका जो नतीजा आएगा, इस चुनाव का जो नतीजा आएगा, वो सिर्फ बंगाल नहीं लेकिन पूरे देश में भी उसका एक देखा जाएगा, उसका एक रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि आज के दिन में ममता बनर्जी एक अकेली जो है ऑपोजिशन लीडर है, जिसको कि इस तरह से दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चेहरा है। अगर ममता इस बार जीतती है तो ये वाजिब है कि जितने भी ऑपोजिशन लीडर है वो उन्हीं को सामने लाएंगे, लेकिन अगर हार जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा, ये चूंकि उनकी उम्र भी हो रही है, इसके आगे कहाँ तक इस तरह से ये लड़ पाएगी ये भी देखना है। तो उसके यही कारण है कि ममता बनर्जी पूरा भी कोशिश करेगी कि किसी तरह से ये चुनाव जीते, और खासकर अपने सीट में। लोकसभा चुनावों का बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है जयंत भट्टाचार्य जी, ये कह सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कहीं ना कहीं फील्ड बनानी है, जमीन तैयार करनी है। जयंत भट्टाचार्य जी बिल्कुल, आने वाले चुनाव के लिए तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो नतीजा यहाँ पर आएगा वो पूरे देश में जो है हम देखेंगे कि उसका एक रिफ्लेक्शन आएगा। तो अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चुनाव आने वाले हैं, वहां पर ऑपोजिशन ये कोशिश करेगी एक बार फिर से वो INDIA जो अलायंस बनी थी, एक बार फिर से उनको साथ में लाने का। लेकिन अभी जो दिक्कत है वो ये है कि कांग्रेस जो कि ऑल इंडिया पार्टी है या राहुल गांधी, वो शायद उस तरह से वो उनके आगे नहीं आ पा रहे हैं, वो नेता जो है वो अपने को दिखा नहीं पा रहे हैं सारे कंबाइंड ऑपोजिशन की। तो वहीं पर मेरे ख्याल से अभी ममता बनर्जी अगर यहाँ जीत जाए तो उस नतीजे का शायद वो फायदा वहां पर उठाए, यानी कि नेशनल लेवल पर। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें एक बार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हावड़ा, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, खानकुल, नादिया, श्यामपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, श्यामपुकुर की तस्वीरें जहां पर बवाल की स्थितियां हुई। और हावड़ा में आप देखिए कैसे पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं और लोगों के बीच में झड़प हो जाती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है लोगों को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को तितर-बितर किया गया और जमकर बवाल की स्थितियां। साउथ 24 परगना की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, तहस नहस, आपको जो कार्स हैं वो नजर आएंगी, क्षतिग्रस्त हो गई कार्स। नॉर्थ 24 परगना में भी कुछ वैसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। और हमारे साथ बिजेंदर जी जुड़े हुए हैं। बिजेंदर सिंह जी, क्योंकि ये 6 तस्वीरें हमने देखी, ऐसा नहीं है कि कहीं और
संवेदनशील इलाके नहीं होते। पश्चिम बंगाल में हालांकि ऐसी स्थितियां बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन राकेश शुक्ला जी ने कहा और इस पर बहुत जोर देना होगा कि प्रत्याशी अपने आप को खुद इस बार अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो बड़ी चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी का आज त्योहार है एक तरीके से, लेकिन उसके बीच में ये तस्वीरें बड़ी चिंता वाली बात है। चिंता है जिया, मगर साथ साथ ये भी ख्याल रखना होगा कि पश्चिम बंगाल इससे पहले जब भी चुनाव होते थे काफ़ी हिंसा होती थी, उसकी तुलना में शांतिपूर्ण वोट है। पहला फेज में हमने देखा कि कोई ऐसी बड़ी हिंसा नहीं हुई, ठीक ठाक चुनाव हुआ। दूसरे फेज में अभी तक कोई बड़ी हिंसा की खबर अभी तक नहीं आई है, कहीं बम नहीं चले हैं, कहीं बंदूकें नहीं चली हैं, जो हम इससे पहले के चुनाव में देखा करते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शांतिपूर्ण चुनाव है। पर हाँ, आपने जो कहा कि ये कैंडिडेट्स की घेराबंदी, बहुत जगह अर्जुन सिंह अभी गए थे नुआपाड़ा में, उनको टीएमसी वालों ने स्लोगन दिया। ये अभया की माँ अभी अपने इलाके में गई थी, वहाँ कुछ स्लोगन उनके खिलाफ दिया गया। अभी शुभेंदु अधिकारी गए थे, अपने इलाके में घूम रहे हैं, जब वो 177 नंबर बूथ में गए तो वहाँ जय बांग्ला के स्लोगन दिए गए उनके खिलाफ टीएमसी वालों ने। तो ये स्लोगन चल रहे हैं हर जगह, मगर अभी भी कहा जाए तो शांतिपूर्ण चुनाव है। पर देखना होगा कि 5 बजे तक 6 बजे तक यही ट्रेंड रहता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी हो रही है। हो सकता है 90% पार हो जाए और शांतिपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है। अभी तक एक इंसिडेंट आया है जहां पे एक बीजेपी के पोलिंग एजेंट को मारा गया है और दूसरा एक कैंडिडेट की गाड़ी तोड़फोड़ की गई है बीजेपी के कैंडिडेट को। ये 2 हिंसा की खबरें आई हैं। बाकी सब वो हिंसा नहीं दिख रही है जो बंगाल में हमने 2021 में देखा था, 2019 में देखा था। इस वक्त उस तरीके की हिंसा नहीं दिख रही है बंगाल में अभी तक। वैसी स्थितियां कम से कम अभी तक नहीं है। राकेश शुक्ला जी, सवाल मेरा आपसे है कि ये एक पॉजिटिव नोट पर अच्छी बात है कि पिछले चुनावों में जो हिंसा होती थी, कई बूथ तो आग के हवाले भी हो जाते थे, कई जो मशीन्स होती थी ईवीएम की, उन पर भी प्रहार करने का प्रयास किया जाता था। वैसा स्थितियां, वैसी जो कंडीशंस है वो कम से कम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस बात को लेकर भी थोड़ी सी टेंशन में थी, परेशान थी। उन्होंने अपनी रैलियों में भी ये बोला कि इतने सारे पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उनको लेकर लगातार उन्होंने ऐसे बयान दिए थे। राकेश शुक्ला जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। हैरानी इस बात की है कि आखिर भवानीपुर के तृणमूल के कार्यकर्ता इतने आक्रोशित क्यों हुए, क्योंकि भवानीपुर में तो ये माना जाता है कि वो तो ममता बनर्जी का गढ़ है और ममता बनर्जी के गढ़ में ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित है। तो क्या कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है क्या तृणमूल के लोगों को कि शुभेंदु अधिकारी के आने के कारण ममता बनर्जी का जो गढ़ है उसमें कहीं सेंध लग रही है क्या? एक कारण ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी जिस भवानीपुर सीट से एक तरफा जीत हासिल करती थी, शुभेंदु के आने के कारण क्या उनकी मार्जिन कम होने का खतरा पैदा हो गया? ये ऐसे सवाल हैं जो प्रकट इसलिए हो रहे कि पहली बार तृणमूल के कार्यकर्ता भवानीपुर में अपने प्रतिपक्ष के नेता यानी शुभेंदु अधिकारी के प्रति आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो कह रही हैं कि ममता बनर्जी जी की तरफ से सीआरपीएफ की तैनाती पर सवाल खड़ा करना और भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोशित होना, ये कहीं ना कहीं एक ममता बनर्जी और तृणमूल के बीच में डर की संभावनाएं पैदा कर रहा है। ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से एसआईआर की वजह से हटा दिया गया और इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए है। तो वहीं बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में मतदान किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 90% से ज्यादा मतदान होगा और अगर ऐसा होता है तो बदलाव जरूर होगा। ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। हर लोग जो हैं प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे। जो देख रहा हूँ जो फ्लो चल रहा है तो मुझे लगता है वो वैसे ही हुआ 90 के ऊपर जाएगा और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। तो देखिए, रमेश कोलकाता से कह रहे हैं कि हमारा वोट बंगाल के विकास के नाम, शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा मुद्दा। सौरभ भट्टाचार्य हावड़ा से उन्होंने ये कहा है। तो चुनावी मिठास, ममता के पास फिर सत्ता की मिठास है क्या? बीजेपी को क्या एक बार फिर से सत्ता का संदेश मिलेगा? चौथी बार यहाँ पर क्या ममता बनर्जी के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है? उनके पक्ष में क्या कुछ होगा? ये तो 4 मई को नजर आएगा। लेकिन ये इलेक्शन, #इलेक्शन विद एबीपी, अगर आपकी भी कोई राय है, आपका भी कुछ मत है, तो आप जरूर सोशल मीडिया पर हमें टैग करते हुए अपनी बात का जिक्र कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। हमारा वोट बंगाल के विकास के नाम है, रमेश कह रहे हैं कोलकाता से। शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा मुद्दा, सौरभ भट्टाचार्य हावड़ा से ये कह रहे हैं। सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अनिल विश्वास हुगली से
ये कह रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए, दीवान सरकार नादिया से उन्होंने कहा। कोलकाता से ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, फेज 1 की जो वोटिंग है बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा परसेंटेज यहाँ पर देखने को हमको मिला है, लेकिन फेज 2 में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। जयंत भट्टाचार्य जी, सवाल मेरा आपसे है कि शाम होते होते अगर 90% ये वोटिंग परसेंटेज आ जाता है, ऐसे में देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं कि या तो लोग बेहद उत्साहित हैं और चाहते हैं बदलाव और चाहते हैं कि अब कुछ अलग होना चाहिए हमारे इलाके में, इसी वजह से वोटिंग कर रहे हैं, और या तो ममता के पक्ष में वोट पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, और खासकर पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें तो 2006 में काफ़ी वोट बढ़ गया था, करीब 7% के आसपास जो है वोट बढ़ गया था। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि वामपंथी अभी जाने वाले हैं और ममता अगली सरकार वो बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वामपंथियों को उससे पहले जितनी सीटें थी उससे बहुत ज़्यादा सीटें मिली और ममता का सीट जो है वो घट के रह गया। उसके बाद अगर देखें 2011 में तो 2006 से भी ज़्यादा वोट हुई थी, वहाँ पर टर्नआउट ज़्यादा थी और उस समय जो ममता बनर्जी वो पहली बार वहाँ मुख्यमंत्री बने। तो इसीलिए इस बार जो है जो हायर टर्नआउट हो रहा है, बल्कि मैं ये बताऊँ आपको, ये शहरी क्षेत्र है जहाँ की हम देखते हैं कि वोटिंग कम होती है अगर पहले का देखा जाए तो, लेकिन 11 बजे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है फेज 1 में करीब 41% का वोटिंग हुआ था और यहाँ देखिए शहरी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ 40% छूने को ऑलमोस्ट लाइक छूने को आ गया है। तो अभी अगर आगे ये जो अगर ट्रेंड चलता रहा तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं, जबकि यहाँ 30 से ज़्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कि कोई पंचायत इलाका है ही नहीं, मतलब कि पूरा ही वो शहरी क्षेत्र है। तो ऐसी जगह पर अगर इस तरह का वोटिंग होता रहे तो ये मेरे ख्याल से 90 पार तो करना ही चाहिए। और रही बात कि किसके खिलाफ ये है, चाहे वो ममता बनर्जी के खिलाफ है या बीजेपी को रोकने के लिए, जैसा मैंने बताया 2006 और 2011 के बाद ये दोनों बातें संभव हो सकती है। ठीक, राकेश शुक्ला जी, मेरा सवाल आगे आपसे होगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया, वो दर्शकों को हम ये खबर बता दें, जहाँ पर सीआरपीएफ गुंडे की तरह काम कर रही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, इरादा बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जबरदस्ती चुनाव में धांधली करना चाहती है। वहीं बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी पर। ऐसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में, ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी, देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर that BJP wants that forcefully to rig the election. उन्होंने डर गया और उन्होंने डरा रहा है, खास करके हिंदू वोटर को। देख रहा हूँ वोट अच्छा हो रहा है, अब तक 25% वोट पड़ गया है, 90% वोट पड़ जाएगा, जनता जाग चुका है, ये जाने वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भांगर ब्रांगोज इलाके में मतदान के बीच जब आईएसएफ उम्मीदवार मौके पर पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों दलों के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जब पुलिस बल यहां पर जबरदस्त तैनात किया गया है, तैनाती यहां पर की गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए, तो उनको हटाने के लिए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। राकेश शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे है कि हम वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़िया सामने आया फेज 1 में और फेज 2 में अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन जब से एसआईआर हुआ उसके बाद जितने भी जगह पर चुनाव हुए, चाहे बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में, परसेंटेज अच्छा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पहले फेज और दूसरे फेज को दोनों को समझना होगा। पहले फेज में जो एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिम बंगाल के 2 वर्ग हैं, पहला वर्ग है मुस्लिम, दूसरा वर्ग है बंगाली।
तो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा सकता है कि मुस्लिम मतदाता बंगाली मतदाताओं से ज़्यादा वोटिंग किया। मतलब आप मान के चलें कि 95 से 96% मुस्लिम वोटिंग है, तो 93 के आसपास बंगाली वोटिंग। मुझे लगता है वही पैटर्न फेज 2 पे भी चलता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये जो वोटिंग का पैटर्न है, SIR एक बड़ा मुद्दा है, और SIR के कारण बहुत सारे जो बंगाल से बाहर रहने वाले लोग हैं वो भी पहुंच के वोटिंग किए हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर पैदा हो गया है कि यदि वो वोटिंग नहीं करेंगे, ब्रजेश भी इस बात को बोल चुके हैं, तो अगली बार उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। वोटिंग करने वाले अधिकांश लोगों में वो लोग भी हैं जो फ्री बीज पा रहे हैं। उनको लगता है मतदाता सूची से नाम कटने के बाद उनको मिलने वाली जो सुविधाएं और लाभ हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के अलग अलग कारण हैं, और उन अलग अलग कारणों के एक होने के कारण ही इस बार 93-94% वोटिंग पहुंचने की संभावना है, जो पहले फेज में पहुंच चुकी है। पहले फेज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फेज में मामला देखिए बिल्कुल उलट लग रहा है। जिस तरीके से आप देखिए 142 सीटों पर लगातार यहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है। 11 बजे तक 40% मतदान यहां पर तमाम छोटे बड़े कस्बों से लेकर के बड़े महानगर में भी वहां पर मतदान का जो प्रतिशत है 40 और 45 के बीच को पार कर चुका है। और ऐसे में हिंसा की खबर भी आ रही है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं हिंसा कहां पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त हो रही है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी निकल करके सामने आए और उन्होंने कहा कि जल्दी से केंद्रीय बल यहां पर भेजिए। लगातार यहां पर जो गुंडे हैं बाहर से आए, जय बांग्ला के नारे दे रहे हैं और मुझ पर हमला भी किया जा रहा है। केंद्रीय बलों को भेजिए ताकि चुनाव जो है वो पारदर्शिता के साथ किया जा सके। शुभेंदु अधिकारी को आप देखिए फोन पर कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में, वो कह रहे हैं कि मुझ पर हमला भी हुआ है। जैसे ही मैं बूथ पर गया, ये कालीघाट का इलाका जहां पर भवानीपुर में बूथों पर और कालीघाट के इलाके पर शुभेंदु अधिकारी गए और देखिए कैसे फोन करके वो बता रहे हैं कि मैंने देखा सामने से एक मॉब आ रहा था जो कि बाहरी लोगों का था, वो भीतरी लोगों का नहीं था। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद है, हमारे साथ बड़े पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में सबसे पहले मैं रुक करूंगी भट्टाचार्य जी का। आप बताइएगा, आप खुद बंगाली हैं और बंगाल के कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं, और खासकर कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में वहां पर रक्त रंजित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले चरण में लगा कि शायद इस बार बंगाल इस तरह की घटनाओं को नहीं झेलेगा, लेकिन तस्वीर अब दूसरे चरण में कुछ और ही बयां करती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पहले जो चरण में जो मतदान हुई है वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है जितना कि इस बार देखा जा रहा है। लेकिन एक बात जो अभी तक मैं कहूँगा कि पिछले अगर जितने भी चुनाव हुए हैं उसको अगर आप देखें तो उसके साथ अगर तुलना करें तो इस बार वो बहुत कम है। हाँ, डायरेक्ट अटैक हुए हैं, लेकिन अभी तक जो जिस लेवल का वहाँ खासकर अगर आप देखें 2023 में शायद जो पंचायत का चुनाव हुआ था उस समय जितने लोग मारे गए थे, जितना खून बहा था, वो इस बार नहीं हुआ है। और वो ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पर अभी है और उनके जो नंबर है उसके कारण ही ये कंट्रोल में आया है। एक चीज़ और अगर आप देखें, इस बार पोलिंग बूथ के अंदर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। जो भी घटना हुई है वो बाहर में है, और इस तरह के देखिए इतना तनावपूर्ण एक वातावरण है वहाँ पर। इस तरह की घटना जो अभी हम देख रहे हैं ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी एक हो सकता है। लेकिन बाकी जो कांड हुए हैं, जैसे बम विस्फोट हुआ है, फौरन लिए चलते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, दादा मैं आपके पास आऊंगी। साउथ 24 परगना सीधे आपको लिए चलते हैं। वहां पर बीजेपी उम्मीदवार के ऊपर हमला हुआ है। बीजेपी के से जो उम्मीदवार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला किया गया है। साउथ 24 परगना की तस्वीर जहां पर लगातार देखिए अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो घटना है वो साउथ 24 परगना की बताई जा रही है। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन पर भी एक बार हमला हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता के साथ साथ हमारे साथ तमाम जो बड़े मेहमान हैं वो भी मौजूद है। ये देखिए बीजेपी के कैंडिडेट को देखकर ही जयंत हमारे साथ और देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, कैसे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको देखकर ये लोग कह रहे हैं चोर आ गया और चिल्ला रहे और कैसे उन पर हमला किया, क्या कहेंगे?
यही हर जगह से आज पिक्चर आ रही है, जहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार जा रहे हैं उनको स्लोगन दिया जा रहा है जय बांग्ला का, और यहाँ पे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दक्षिण चौबीस परगना, इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी किया गया है और इनको जय बांग्ला के स्लोगन और चोर चोर के भी नारे हम सुन रहे हैं, जो कि हम देखे जब शुभेंदु अधिकारी भी कालीघाट में भी गए थे एक बूथ के पास, तो टीएमसी समर्थकों ने वहाँ जय बांग्ला का नारा लगाया। ये देखिए उनकी गाड़ी जा रही है और ये लोग पीछे से वहाँ से स्लोगन लगा रहे हैं, यानी जो कैंडिडेट हैं वो अपने इलाके में आज हर बूथ में घूम सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का परमिशन है। पहले फेज के बाद देवेंद्र जी ऐसा लगा था कि दूसरा चरण भी देखिए शांति से निकल जाएगा, इस बार ज्यादा कुछ हिंसा और इस तरह का बवाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे चरण में देवेंद्र जी देखिए तस्वीर जो है बिल्कुल उलट है, कुछ अलग ही जमीन पर इस वक्त चल रहा है। देखिए ठीक इसके बावजूद प्रीति शांतिपूर्ण है चुनाव। हमने इससे पहले के चुनाव देखे हैं, कितनी हिंसा होती थी पश्चिम बंगाल में। अब 2021 में तो गोली चली थी, 5 लोग मरे थे। अभी तक ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई है जहां उम्मीदवारों को लेकर के कहीं नारेबाजी हो रही है टीएमसी की तरफ से, और कहीं कहीं बीजेपी की तरफ से भी नारेबाजी हुई है। यही एक आया है अभी तक का आरोप, एक हिंसा एक बूथ में जो बीजेपी के एजेंट है उनको मारा गया है, ऐसे हम रिपोर्ट आई थी, और एक जगह बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया है। इसके अलावा बाकी वोट आज शांतिपूर्ण ही चल रहा है। अब देखना होगा कि 6 बजे तक अगर यही ट्रेंड रहे और वोटिंग परसेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है, लग रहा है कि 90% पार आसानी से हो जाएगा। राकेश जी, क्या लग रहा है इस मॉब को देख के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं से लड़ रहे और उनको देखिए मॉब किस तरीके से चोर कहकर वहां से भगा रही है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे जब कालीघाट में गए तो वो कह रहे थे कि देखिए मुझ पर हमला हुआ, मुझे चोर कह रहे थे। ये जो लोग हैं ये बाहरी है, जय बांग्ला का नारा दे रहे हैं। देखिए इसका रुझान तो हमें कुमारगंज से मिला था। जब पहले फेज में कुमारगंज सीट पे चुनाव हो रहा था, उसमें जो उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे शुभेंदु सरकार, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जब वो पोलिंग बूथ पे गए तो उनको घेर लिया, उनके साथ मारपीट किया, दौड़ा के मारा, उसका वीडियो भी मौजूद है। वो रुझान जो है अब आगे चल के सेकंड फेज के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी तक देखने को मिल रहा है। मतलब एक छोटे नेता से लेके भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष और जिनको प्रोजेक्ट किया गया मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, उनके साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है जो एक सामान्य उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के साथ किया गया। इसमें सबसे मूल प्रश्न जो समझ में आता है वो ये है कि क्या उम्मीदवारों की घेराबंदी करके तृणमूल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, जैन जी से एक बार जानते हैं। जैन जी, ये तो एक कहानी हुई जो बीजेपी बता रही है, दूसरी कहानी टीएमसी की भी है। आपने देखा ममता बनर्जी कैसे सामने आई, अभिषेक बनर्जी को आपने देखा, वो दोनों कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है ये गुंडा राज है और गुंडाई तरीके से यहाँ पर चुनाव करा रहा है जो केंद्रीय बल है वो। जयंत जी, देखिए अभी तक जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, वहाँ हमने देखा है कि खून बहा है पहले, और बहुत ज़्यादा अभी तक जो देखने को आ रहा है उसके साथ अगर आप तुलना करें तो इस बार जो है वो कम है। इस बार एक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आसनसोल में एक कांग्रेस के वो कोई कार्यकर्ता थे जिनकी वोट के बाद ये हुआ, जो पहले चरण में जो चुनाव हुए थे उसके बाद आसनसोल में एक डेथ हुई है। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखें तो इस तरह के आमने सामने जहाँ भी भाजपा, खासकर भाजपा और तृणमूल आ रहे हैं, एक आध दूसरी घटनाएं भी हुई है जैसे आईएसएफ के साथ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो अगर आप देखें तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो रहा है। लेकिन ये अभी तक उस लेवल पर नहीं गया जो कि हम पिछले दफा देखे थे। बार बार आप लोग भी यही बात कर रहे थे। 2021 की आप बता रहे हैं बात, आपको याद होगा कैसे आसनसोल के ही तमाम अलग अलग जो जगह थी, मतलब जो बूथ थे वहां पर, उन सभी जगहों पर किस तरीके से खूनी एक संग्राम देखने को मिला था। जयंत जी, आपको याद भी, आप बता भी रहे, लेकिन यहाँ पर भी देखिए दक्षिण 24 परगना में जिस तरीके से हंगामा हुआ उसकी तस्वीर भी इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, सेंट्रल फोर्सेस जो है सीआरपीएफ के बल वहां पर तैनात है। उसके बाबत ये तमाम घटनाएं जो हैं अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रहा है। पूर्वी बर्धमान हो, दक्षिण 24 परगना हो, साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, इसके बाद हावड़ा से भी कई तस्वीरें आई जो डरा देने वाली थी। हालांकि हमारे जो तमाम मेहमान यहाँ पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उस तरीके से घटना नहीं हो रही है, इनको रोक लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी, क्या कहिएगा?
देखिए, जो आप कह रही हैं यही घटनाएं, छुटपुट घटनाएं आ रही हैं। जैसे जयंतोदा ने कहा कि आसनसोल में चुनाव के बाद के दिन एक हत्या हुई थी कांग्रेस के कार्यकर्ता को 1 बजे तक 61% बम्पर वोटिंग हुई है पूरे दूसरे चरण के इस विधानसभा चुनाव में। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है देवेंद्र जी। 1 बजे का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 61% तक मतदान दूसरे चरण में। अभी दूसरे चरण विधानसभा चुनाव में जहां जहां पर 142 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव, 61% जो है वो आंकड़ा पार कर चुका है। क्या कहेंगे देवेंद्र जी? देखिए, पहले फेज में 93% वोट हुआ था। आज जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, ये 93 का रिकॉर्ड टूट सकता है। आज जिस तरीके से अभी तक 61% चुनाव वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ कलकत्ता को छोड़ दे तो बाकी सब जगह वोटिंग परसेंट काफ़ी हेवी है, काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हो रही है। और SIR कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण है जिसके नाम कटे और जिसके नाम जुड़े हैं वो चाह रहे हैं कि जैसे भी हो हम अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और अगर इस बार नहीं करेंगे मताधिकार का प्रयोग तो नाम कट जाएगा, अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये भी डर है लोगों में। तो जिनका नाम रह गया है SIR के बाद वो वोट दे रहे हैं, और यही दिखा रहा है कि 66% वोटिंग पूर्व वर्धमान में हो गई है। यानी 90 का आंकड़ा तो इजीली पार होगा। मेरा अनुमान है कि 93 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। राकेश जी, क्या इशारा कर रहा है ये आंकड़ा जो है 61% 1 बजे तक मतदान, कितना का आंकड़ा पार कर जाएगा? देखिए, जो ब्रजेश कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो हम पहले चरण का पैटर्न देखें, पहले चरण के पैटर्न में भी 1 बजे तक 60% की वोटिंग हो चुकी थी और इस बार 61% वोटिंग हो गई है। तो मुझे लगता है जो 93% की वोटिंग का हम लेके चल रहे हैं शाम तक का, वो क्रॉस कर सकता है और शायद 95 तक ये जा सकता है, क्योंकि 1% वोटिंग यदि 1 बजे तक बढ़ी हुई है तो अभी 1 बजे से 5 बजे तक यदि हम आकलन करें और ये परसेंटेज बढ़ते क्रम में रहा तो आगे चल के 93 को क्रॉस करके 94-95 तक पहुंच सकती है वोटिंग बंगाल में। 95 तक आप बता रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं? नहीं, दावा नहीं, मैं राकेश बता रहा हूं शुक्ला जी जो कह रहे हैं कि पैटर्न सामने आंकड़ा आया पार है। कर सकता है। अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आ रहा है उस पर आप कह रहे हैं कि शायद जो ये आंकड़ा है 95%। हाँ, मतलब जो पैटर्न है आप बता रहे हैं वो बिल्कुल चेंज हो सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 95% तक शायद ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो जाएगा। इस पर हमारे साथ जो है अब बंगाल के एक्सपर्ट जयंत भट्टाचार्य भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये कह रहा था, मैं राकेश जी जो कह रहे हैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। पिछली बार पिछले जो चरण में जो वोटिंग हुई थी तो उसमें टोटल 93% हुआ था, लेकिन 15 ऐसे बूथ थे जहां पर कि 100% पोलिंग हुई है और 100 से ज़्यादा ऐसे बूथ थे जहां पर कि 99% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो वो अगर देखा जाए, अभी तक जो हम ये देख रहे हैं, जो परसेंटेज अभी देख रहे हैं, ये अगर बढ़े 90 के से ज़्यादा अगर हो तो कोई आश्चर्य नहीं है कि फिर आपको देखने को मिलेगा कि 10-15 बूथ में जो है 100% वोट हुए हैं। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे आश्चर्य हो रहा है, बार बार मैं वही कहूँगा कि शहरी क्षेत्र में इतना ज़्यादा वोट, ये मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, SIR एक मुद्दा है, उसमें चूंकि टोटल जो वोटर है उनकी संख्या कम हो गई है तो टर्नआउट ज़्यादा है। दूसरी बात है कि लोगों में एक डर था कि शायद मेरा नाम ही कट जाए, अगली बार मैं वोट ना दे पाऊं, इसलिए इस बार रहना जरूरी है। तो ये सारे चीजों को मिलाकर जो है सारे लोग वहां पहुंचे ताकि वो वोट दे पाए। और हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र भी मौजूद है। विजेंद्र, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बम्पर वोटिंग हो रही है बंगाल में, और देखिए आंकड़ा 1 बजे तक 61% पार कर चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जितनी रैलियां की, सबसे ज़्यादा भीड़ प्रधानमंत्री की रैलियों में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े प्रचारक वही थे। उनके नाम पे वोट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आज उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था पर उनकी नज़र बंगाल पे ही थी जब उन्होंने कहा कि आज बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रहा है। यानी बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनको भी नज़र बंगाल पे है आज कि वहाँ वोटिंग कैसे हो रही है, और सब अगर ठीक ठाक रहा तो जो आशा कर रही है बीजेपी, हो सकता है उनके पक्ष में रिजल्ट आए, ये आशा कर रही है बीजेपी। क्योंकि हमने देखा जितनी रैलियाँ प्रधानमंत्री ने की, जितनी भीड़ उनकी रैलियों में हो रही थी, उन्होंने झालमुड़ी खाया, इतना रील पॉपुलर हुआ, मिलियंस में व्यू हुए। मंदिर गए प्रधानमंत्री, वहाँ दक्षिणेश्वर में गए, ठनठनिया कालीबाड़ी में पूजा किए प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो आशा है बीजेपी को कि इस बार हो सकता है कि उनके पक्ष में राय आए, और जिस दिन बिहार जीते थे प्रधानमंत्री उस दिन भी कहा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे साथ सहयोगी हमारे विशाल भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, एक बार उनसे भी जानकारी लेते हैं। विशाल। प्रीति, देखिए दोपहर 1 बजे तक 61% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। दूसरे फेज की 142 सीटों पर यह मतदान जारी है और जो रुझान दिख रहे हैं वोटों के, उसके हिसाब से तो ये लगता है कि पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में भी यहां पर ये वोट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतदान प्रतिशत, कुल वोटिंग आप देखिए 61% मतदान यहां पर हुआ है। दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक के ये आंकड़े आ रहे हैं। 142 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और 61%
बहुत बड़ा नंबर है दोपहर 1 बजे तक, और अभी काफी समय बाकी है। 90% के आसपास जाने तक एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो कुल वोटिंग अब तक 61% हो चुकी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कुल वोटिंग के साथ साथ अलग अलग जिलों के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। उत्तर 24 परगना में जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त सामने आ रहा है उसमें 59.20% मतदान हुआ है। दक्षिण 24 परगना में 58.58%, हुगली में 64.57% मतदान हुआ है, हावड़ा में 60.68% मतदान हुआ है, कोलकाता उत्तर शहरी इलाका है 60.18% मतदान यहां पर हो चुका है, कोलकाता दक्षिण में 57.73%, नादिया जिले में 61.41% का मतदान हुआ है और पूर्वी बर्धमान लगातार रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। 66.80% प्रीति यहां पर मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पूर्वी बर्धमान जिले में दोपहर 1 बजे तक ये मतदान के आंकड़े सामने आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हुगली में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मतदान अब तक हुआ है। साथ ही साथ नादिया जिला हो या कोलकाता उत्तर, ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक इन आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि जब वोटिंग खत्म होगी तो पहले फेज की तरह रिकॉर्ड तोड़ मतदान दूसरे फेज में भी पश्चिम बंगाल की जनता करने जा रही है। शहरी इलाकों में भी बड़ी तादाद में मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे विशाल पांडे ने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि कैसे पूर्वी बर्धमान में तकरीबन 66.80% वहां पर वोटिंग हुई है। एक बार ज्यादा जानकारी राकेश शुक्ला से लेंगे। सर, ये पूरा इलाका जो है पूर्वी बर्धमान का, जहां पर 66.80% यहाँ पर मतदान हुआ है, ये पूरा इलाका जो है ग्रामीण इलाका माना जाता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट जो वोटर्स हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा है। क्या कारण रहा है कि इस वाले इलाके से सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो वोट कर रहे हैं और प्रतिशत भी है बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है? नहीं, पूर्वी बर्धमान के जिस क्षेत्र की आप बात कर रही हैं, वोटर परसेंटेज बढ़ने का कारण ये है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक बराबर निकले हैं। वहाँ की 2-3 सीटों पे मुस्लिम प्रभावी हैं और मुझे लगता है कि वहाँ का जो SC ST की आप बात कर रहे हैं, उन वोटरों ने भी पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसका कारण फिर वही है कि जिन वोटरों का नाम बच गया है SIR में, वो कोई चूक नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनके मन में डर है कि हम मेरी वोट नहीं देंगे तो लाभ से वंचित होंगे। और एक नया डर जो ममता बनर्जी जी की तरफ से पैदा किया गया है कि यदि आप वोट नहीं करोगे तो हिंदू शरणार्थी कैंप में जाएंगे और मुसलमान बांग्लादेश चले जाएंगे। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ राकेश जी, इसी के साथ कई बातें हैं जो इस वक्त ऐड ऑन होती हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका पूर्वी बर्धमान का वो ज्यादातर ग्रामीण इलाका है। आप रैना ले लीजिए, आप गलसी ले लीजिए, या फिर आप घाटा ले लीजिए, ये तमाम इलाकों में ग्रामीण लोग रहते हैं, चाष करते हैं, यानी कि किसान हैं। लेकिन उनका कहना था, मैं खुद वहां पर गई थी, मुझे पता है, वो लोग कह रहे थे कि इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं, हमें जो TMC है और उसके गुंडों से निजात चाहिए। वो खुलकर कह रहे हैं, सामने आकर वोट दे रहे हैं। क्या ये साफ प्रतीत होता है कि ये लोग निकलकर इतनी भारी मात्रा में जाकर वोट कर रहे हैं क्योंकि उनको अब निजात चाहिए? उनको डर नहीं है कि कोई भी गुंडा उनके घर में जाकर इस वक्त धमकाएगा और कहेगा कि आप वोट नहीं देंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं एकदम सही है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि परिवर्तन के लिए भी वोटिंग है, लेकिन इस बार दोनों वोटर एक साथ निकला हुआ है। इतना वोटर परसेंटेज जाने का मतलब है कई जगहों पर मुस्लिम वोटिंग सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटर एक बराबर निकला है। तो मुस्लिम वोटर ममता को सत्ता में रखना चाहता है, हिंदू वोटर परिवर्तन करना चाहता है। तो परिवर्तन और थामने का ये दोनों में एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से मतदाता निकला, इसलिए वोट परसेंटेज इतना ज़्यादा हुआ। देवेंद्र, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से ये भारी तादाद में जो पूर्वी बर्धमान में लोग बाहर निकले हैं और वोट कर रहे हैं? साथ ही नदिया की भी बात हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने की है, हावड़ा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इन तमाम इलाकों में आप देखिए वोटिंग परसेंटेज जो है कितनी भारी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण, जैसा शुक्ला जी बोल रहे थे, SIR है। SIR पश्चिम बंगाल में जितना खौफ था लोगों के बीच में, नाम जुड़वाने का, नाम कट गया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सबसे पहले वहीं आई जहां 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में रखा गया था। लोगों ने फिर से कागज़ जमा दिए, उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम आया। तो सबसे बड़ा कारण ये है, और जो बाहर थे वो गए नाम जुड़वाने के लिए और वोट देने के लिए फिर जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त के बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया और वो मान रहे हैं कि अगर इस बार वोट नहीं दिए तो 2002 की लिस्ट से ये अपडेट हुआ है, ये इस बार अगर वोट दे देंगे तो अगले 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें हम चुनावी वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, 3000 रुपए महिलाओं को हर महीना
साथ ही बेरोजगारों को भी 3,000 रुपए देने की बात कर रही है। जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारियों के लिए भी सरकार पैसा देगी। क्या घोषणा पत्र को भी इससे जोड़कर देखा जाए? क्योंकि वहां की जनता कह रही है कि हम 1,500 रुपए अब नहीं चाहते। ये तो अमित शाह ने भी कहा अपनी जनसभाओं में कि अभी के जो प्रकल्प, अभी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जो सरकार दे रही है वो मिलता रहेगा। उससे ज़्यादा बीजेपी आएगी तो देगी। क्या देगी? 1,500 मिल रहा है लक्ष्मी भंडार, हम 3,000 रुपये देंगे। बेरोजगार युवाओं को जो पैसा दे रही है अभी सरकार, उसके डबल पैसा देंगे। किसानों के लिए 9,000 रुपया हम साल में देंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किया गया है बीजेपी की ओर से, और रोजगार, खास करके रोजगार का आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है, युवा शक्ति की बात कही है, नारी शक्ति की बात कही है। विजेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात रखेंगे। विशाल, देखिए प्रीति, बिल्कुल कुछ आंकड़े लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हुए, और आपको बता दें कि यहां पर आप देखिए बंगाल में हिंदू आबादी कितनी है वो हम प्रतिशत में आपको बता रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में 85.52%, पूर्वी मेदिनीपुर में 85.24%, पश्चिम बर्धमान में 84.75% और बांकुड़ा में 84.34% और हुगली में 82.89%। ये हिंदू आबादी के आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल में जो आपको हम दिखा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये संख्या है उससे यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर हिंदुओं की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। प्रीति जी बिल्कुल, आप दिखा रहे हैं कि हिंदू बाहुल पूरा इलाका है, जिसकी बात हमारे सहयोगी अभी विशाल पांडे ने की है, और बता रहे हैं कि इन इलाकों में भी देखिए वोटिंग परसेंटेज देखिए। लेकिन ना इस वक्त जो आप बता रहे हैं विशाल, और साथ ही जिस तरीके से आंकड़े तुरंत बदल भी रहे हैं, शाम तक क्या कुछ देखने को मिल सकता है विशाल? प्रीति देखिए, शाम तक ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 90% के ऊपर ही दूसरे फेज में ये मतदान जाएगा। कुल वोटिंग दोपहर 1 बजे तक 61% मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में। ये बहुत बड़ी खबर है, और जिस तरह का रुझान वोटरों के बीच में दिख रहा है वोट डालने को लेकर, जैसा राकेश जी बता रहे हैं, विजेंद्र बता रहे हैं, SIR एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा ही रहा है, लेकिन अपने पक्ष में और दूसरे के विरोध में वोट करने का भी एक नया ट्रेंड पश्चिम बंगाल में दिखा है। और इसी के साथ हम आपको इलेक्शन कार एबीपी न्यूज की दिखा रहे हैं। बंगाल में दूसरे दौर में बम्पर मतदान है। अलग अलग तरीकों से ये पीली टैक्सी बंगाल की पहचान है, जिसमें आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे, ममता बनर्जी नजर आएंगी, अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं, हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं। तो और यही जो पीली कार है, एम्बेसडर कार, यही पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पहचान है। और इसी के माध्यम से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दूसरे दौर में बम्पर मतदान हुआ है। 1 बजे तक 61% मतदान हो चुका है। बहुत कुछ दाव पर लगा है ममता बनर्जी का और भारतीय जनता पार्टी का। बहुत कुछ दाव पर लगा है विशाल, बहुत कुछ दाव पर लगा है। और एक तरफ ममता सरकार जो खेला होने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में एक बार बड़ी खबर आपको बता दें, बाबू मोशाय देखिए एक बार फिर से यहाँ पर हाजिर है। मुझे इस बार विकास की आस है, ये बाबू मोशाय यहाँ पर कहता नजर आ रहा है। बड़ी खबर, एक बार जल्दी से रुक करेंगे बड़ी खबर का। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हंगामा हुआ है, बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। और ये देखिए लगातार विकास के दावों के साथ महिला सुरक्षा पर ध्यान देने वालों का साथ होगा, जो सुरक्षा, रोजगार, विकास पर भी ध्यान दे, साथ ही जो बंगाली अस्मिता की बात करे और उसे बचाने पर जोर दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।